आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्यांश पद्यांश कैसे हल करें। इस वीडियो में आपको गद्यांश और पद्यांश हल करने की जादुई ट्रिक बताने वाला हूं और इस वीडियो में ही आपको गद्यांश के महत्वपूर्ण गद्यांश भी बताएंगे और महत्वपूर्ण पद्यांश भी बताएंगे। आज की इस वीडियो से आप क्लास 10th में हो तो 12 नंबर और क्लास 12th में हो तो 20 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और बहुत बेहतरीन ट्रिक बता देंगे जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो कोई सा भी गद्यांश आ जाए आप चुटकियों में पहचान पाओगे। तो बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर अच्छे से आपको समझाएंगे और ये कैसे किस प्रश्न में पूछा जाता है मॉडल पेपर के थ्रू यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि वर्णनात्मक प्रश्न खंड अ में यानी कि खंड ब में आपका पूछा जाता है सबसे पहले ही निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक आपका गद्यांश दिया रहता है 6 नंबर का क्लास 10th का और यहाँ पर इसी के 3 रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरा इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने गद्यांश लिख कर लाया है। तो देखिए यहाँ पर पढ़िए प्रश्न क्या है गद्यांश का। ये पहले गद्यांश है, उसके बाद हम आपको पद्यांश भी बताएंगे, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। आपका 12 अंक आज की इस वीडियो से गारंटी देता हूं कि फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़िए गद्यांश क्या दिया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति एवं सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। पहले नंबर में पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा नंबर में करा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर का है यानी कि 6 नंबर का है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले गद्यांश को पहचानेंगे कैसे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। संदर्भ में यही होता है कि संदर्भ में जो होता है कि गद्यांश के चैप्टर का नेम और लेखक का नाम लिखना होता है। तो सबसे पहले आप पहचानना सीख जाइए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो ट्रिक बता रहा हूँ सुनिएगा। देखिए ये जो कुसंग आ रहा है, कुसंग यहाँ पर कुसंग वाला चैप्टर देखिए कुसंग किससे रिलेट कर रहा है, मित्रता वाले चैप्टर से। कुसंगति जो है मित्रता वाले चैप्टर में इसका जिक्र है। तो आप समझ ही गए कि ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है और मित्रता चैप्टर से लिया गया है तो ये भी समझ सकते हैं कि उस किस चैप्टर से उसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आइए इसको कैसे लिखना है बेहतरीन तरीके से ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे, बहुत आसान तरीके से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। यहाँ पर सबसे पहले मार्जिंग लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं एक एक चीजें अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम मार्जिंग लाइन यहाँ पर बना देते हैं। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए सबसे पहले ये जो आपका गद्यांश दिया गया होता है, ठीक है ना। तो जिस भी प्रश्नोत्तर में दिया होता है यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर में है, 1 नंबर में तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर। यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक पेन से आपको लिखना है क्या, प्रश्नोत्तर 1। और ये कौन सा वाला है, गद्यांश वाला। तो इस तरीके से लगाएंगे गद्यांश, गद्यांश। यही बेहतरीन ट्रिक है, यही तरीका है टॉपर के जैसे लिखने का, यही तरीका है। एग्जामिनर इससे आपको फुल मार्क्स देकर जाते हैं। उसके बाद ये आपका गद्यांश दिया है तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जैसे मैंने बताया कि आप चैप्टर का नेम पता कर लेंगे उसी ट्रिक के माध्यम से। तो संदर्भ उसी तरीके से लिखाएगा और संदर्भ लिखने से पहले एक चीज लिखा जाता है, उसका नाम है संकेत। तो देखिए संकेत कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं इस तरीके से संकेत और इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है ना, और नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। संकेत में क्या लिखा जाता है समझ लीजिए। संकेत में जो लिखा जाता है, जो ही गद्यांश अंडरलाइन किया गया है, यहां से यहां तक अंडरलाइन किया गया ना, तो ये आगे का 2 शब्द और ये बाद का 2 शब्द लिखा जाए। तो आगे का 2 शब्द क्या है, कुसंग का है और बाद का 2 शब्द क्या है, करता है। तो यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ब्लू पेन से इसको लिखा जाता है तो लिखेंगे कुसंग, कुसंग का, ठीक है ना। कुसंग का लिखेंगे अच्छे तरीके से, डॉट डॉट यहाँ पर बनाएंगे 5-6। उसके बाद लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या कर रहा है, करता है, यहाँ पर करता है। इससे एग्जामिनर को हाईलाइट हो जाता है कि हाँ ये चीजें स्टूडेंट लिख रहा है, तो अच्छे से इस तरीके से लिख दिया जाता है आपका संकेत। उसके बाद संकेत के बाद हम क्या लिखते हैं, संदर्भ हेडिंग बनाते हैं। संदर्भ, संदर्भ हेडिंग बनाते हैं इस तरीके से। देखिए संदर्भ हेडिंग बनाकर इसको अंडरलाइन कर देते हैं और फर्स्ट नंबर में संदर्भ आपका पूछा जाता है तो इस साइड में कोने पर यहाँ पर टॉपर के जैसे सेम इसी तरीके से टॉपर लिखते हैं तो 1 नंबर बना देंगे। उसके बाद आपका भले ही टाइम कंज्यूम होगा लेकिन आपको 12 अंक और क्लास 12th में हो तो 20 अंक बिल्कुल फिक्स करा दूंगा। अब देखिए संदर्भ में क्या लिखा जाता है। संदर्भ ऐसे लिखा जाता है, देखिए प्रस्तुत, प्रस्तुत यहाँ पर गद्यांश है तो गद्यांश लिखेंगे। तो गद्यांश ये है तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या लिखेंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि पढ़ी जाने वाली पुस्तक। पाठ्य पुस्तक कौन सी आपकी पाठ्य पुस्तक है, आपकी जो है हिंदी है। तो पाठ्य पुस्तक यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हिंदी को इस तरीके से ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि हाईलाइट हो, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक हिंदी के,
यहाँ पर हिंदी के किस पाठ से लिया गया है? मित्रता, यहाँ पर मित्रता पाठ से लिया गया है, या फिर अवतरित है लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें लिखना वो लिख सकते हैं। मित्रता यहाँ पर पाठ, यहाँ पर पाठ से लिया गया है, ठीक है ना, लिया गया है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, यहाँ पर महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश भी बताने वाले हैं, तो बस शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अब देखिए ये हमने बता दिया कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है। उसके बाद लिखा जाता है यहाँ पर कि इसके लेखक कौन है, तो उसके बाद हम लिखेंगे कि इसके लेखक, यहाँ पर इसके लेखक, इसके लेखक कौन है? कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से लिखेंगे आचार्य, कौन है? आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी हैं, ठीक है ना, शुक्ल यहाँ पर जी लगा दीजिएगा, ठीक है ना, शुक्ल जी, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे हैं, ठीक है ना। यही आपका संदर्भ हो गया, परफेक्ट संदर्भ हो गया। इस पर गारंटी देता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा आपका 2 नंबर मिलेगा, गारंटी देता हूं। इसी तरीके से संदर्भ लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए संदर्भ हो गया आपका। उसके बाद कह रहा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर साइड में, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, साइड में 2 नंबर इस तरीके से बनाएंगे, और 2 नंबर बनाने के बाद यहाँ पर क्या हेडिंग बनाएंगे? लिखेंगे रेखांकित, क्या लिखेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या, व्याख्या। और आपको ये नहीं पता कि जनवरी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, तो वहां पर वीडियो बना दिया हूँ, 42,000 बच्चे अभी देख चुके हैं, तो जाकर वहां से वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, ठीक है ना। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए व्याख्या कैसे की जाती है। व्याख्या करने की भी बहुत आसान ट्रिक है। देखिए सबसे पहले व्याख्या में क्या लिखा जाता है? लेखक का नाम, या फिर लिख देंगे लेखक कहते हैं कि, सबसे पहले ये लिखते हैं कि लेखक, लेखक कहते हैं कि, कहते हैं कि, यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे कि लेखक कहते हैं कि। अब देखिए व्याख्या कैसे की जाती है। गद्यांश का व्याख्या बहुत ज़्यादा आसान होता है। कैसे आसान होता है कि वो सिंपल हिंदी लैंग्वेज में दिया जाता है, और क्या ही करना होता है, सिंपल हिंदी में दिया रहता है, आपको उसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर लिख देना होता है। तो देखिए कैसे व्याख्या लिखा जाता है, समझिए, ट्रिक समझिए कैसे लिखा जाता है। ऐसे लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि कुसंग का ज्वर, यानी ज्वर मतलब होता है बुखार, तो ऐसे लिखेंगे कि कुसंग का जो बुखार होता है वो बहुत ज़्यादा घातक होता है, यानी कि जिस प्रकार खतरनाक जो ज्वर से व्यक्ति पीड़ित होता है तो वह उसकी जान ले लेता है, तो सेम उसी प्रकार कुसंग का भी जो ज्वर होता है, या फिर कुसंगति भी जो होता है वो बहुत ज्यादा भयानक होता है, बहुत ज्यादा घातक होता है। यह आपके केवल नीति और सद्बुद्धि, यानी कि ये आपके आचरण और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि आपका बुद्धि का भी क्षय कर देता है, यानी कि आपको बुद्धि का भी नष्ट कर देता है, बुद्धि को भी। तो सेम इसी तरीके से आपको लिखना है व्याख्या। तो क्या लिख नहीं लोगे यहाँ पर, आप बहुत आसान तरीके से लिख लोगे, केवल इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से लिख देना होता है, वही आपकी यहाँ से आप अच्छे से व्याख्या लिख ले जाओगे, ठीक है ना। अच्छे से इसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर लिख देते हो तो आपका व्याख्या हो जाता है। उसके बाद एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है, 3 नंबर यहाँ पर बनाकर लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है, तो यहाँ पर ही अंडरलाइन में दिया है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। कुसंग हमारे नीति, सद्बुद्धि और सद्बुद्धि का नाश करता है और बुद्धि का विक्षय कर देता है, तो कुसंग का यही प्रभाव हो गया, ठीक है ना। तो इसी में आपका ये आंसर रहता है। तो आसान तरीके से गद्यांश को समझ लीजिए, समझ लिए ना। हाँ, अब पद्यांश पर आइए। पद्यांश क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर पद्यांश वाला, देखिए यहाँ पर कर रहा है कि उधो, यहाँ पर ये पद्यांश है, कह रहा है कि उधो मन भयो न 10-20, एक हूँ तो सो गए श्याम शंको राधे, इस इंद्र शिथिल भई को सौ बिनु दे जो दे बिनु शीस, आशा लगी रही तन श्वासा जी वही कोटि वरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के सूर हमारे नंदन बिनु को नहीं जगदीश। यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और आपसे एक प्रश्न पूछा जाए। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, हर एक साल रिपीट करता है। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, या फिर इसके रचयिता कौन है। जो पद्यांश होता है उसमें रचयिता लिखा जाता है, लेखक नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए सूर आ रहा है, सूर यानी कि सूरदास, तो आप समझ ही गए कि इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे। और यहाँ पर इससे भी पता कर सकते हैं कि उद्धव वाराणसी यानी कि श्री कृष्ण का जो बखान किए हैं वो सूरदास किए हैं, तो इससे भी आप पहचान सकते हो। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ही सूर आ रहा है, तो आप समझ ही गए कि ये सूरदास द्वारा रचित है और ये सूरसागर से लिया गया है। तो आप कैसे बहुत आसान तरीके से इसको यहाँ पर इसकी क्या लिख सकते हैं, संदर्भ लिख सकते हैं। कैसे लिखना है चलिए बताते हैं अच्छे तरीके से। देखिए इसको पलट लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्केल से मार्जिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे ड्रॉ करना है, इस तरीके से मार्जिंग लाइन 2 खींच दिया जाता है। अच्छे तरीके से देख लीजिए यहाँ पर
मार्जिन लाइन हमने खींच दिया। अब देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पर ये 2 नंबर में पूछा जाता है तो लिखेंगे यहाँ पर टॉप में क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर। कैसे लिखना है, इसी तरीके से आपको लिखना है, एकदम बेहतरीन तरीके से लिखना है प्रश्नोत्तर। यहाँ पर 2 और यहाँ पर कौन सा था, पद्यांश वाला था, तो लिखेंगे हम क्या, पद्यांश, ठीक है ना। और इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले एग्जामिनर का ध्यान अलग आपको करना है, यानी कि आपके सबसे अधिक अच्छी कॉपी दिखानी है, तो सबसे पहले आपको संकेत लिखना होता है। तो देखिए संकेत कैसे, यहाँ पर हेडिंग बना देते हैं संकेत, और जैसे मैंने बताया कि जो अंडरलाइन किया होता है उसके आगे का 2 शब्द और उसके बाद का 2 शब्द लिखा जाता है, वो भी ब्लू पेन से। यहाँ पर अंडरलाइन यहाँ तक ही किया गया, तो ये आगे का 2 शब्द और ये बाद का 2 शब्द लिख देंगे। तो उद्धव, यहाँ पर उद्धव, उसके बाद मन, उसके बाद डैश डैश करके हम लिख देंगे। यहाँ तक क्या है कि यहाँ पर कोटि, यहाँ पर बरिस, तो लिखेंगे हम यहाँ पर कोटि, और यहाँ पर क्या लिखा है, बरिस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बरिस। यहाँ पर हो गया ना। अब देखिए संकेत हमने बना दिया। संकेत जैसे बनाया तो संकेत के बाद क्या लिखना होता है, जैसे मैंने बताया अब आपको संदर्भ लिखना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर बनाएंगे, देखिए यहाँ पर कोने में, यहाँ पर मार्जिन लाइन के साइड में यहाँ पर बनाएंगे फर्स्ट, और फर्स्ट में यहाँ पर लिख देंगे क्या, संदर्भ। और संदर्भ में क्या ही करना है, कुछ नहीं करना है। संदर्भ में क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको ये तो आप जानते ही हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्या है, तो यही समझ गए। उसके बाद क्या करना होता है कि जो जिस भी चैप्टर से लिया गया उस चैप्टर का नाम, और ये पद्यांश वाला रचयिता का नाम लिखा जाता है, तो जो भी रचयिता हो उनका नाम लिख दिया जाता है। तो देखिए कैसे यहाँ पर पद्यांश वाले का यहाँ पर संदर्भ लिखना है, तो यहाँ पर ऐसे लिखना है, देखिए प्रस्तुत। प्रस्तुत यानी कि जो ऊपर दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है आपके आगे, वो यहाँ पर प्रस्तुत का मतलब होता है। तो प्रस्तुत लिखेंगे, प्रस्तुत। यहाँ पर पद्यांश वाला था ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी। यही सेम लाइन जो पहले रिपीट किया है, वही सेम लाइन से सारी चीजें बना रहे हैं। वो हमारी पाठ है यहाँ पर पुस्तक हिंदी के, किस पाठ्य पुस्तक है, कौन सी आपकी पाठ्य पुस्तक है, हिंदी के। यहाँ पर हिंदी के किस पाठ्य पुस्तक, सूरदास द्वारा रचित, लिखेंगे क्या, सूरदास द्वारा रचित। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित, ठीक है ना। ऐसे ही लिखना है आपको, सूरदास द्वारा रचित, सूरसागर से लिया गया है, या फिर से अवतरित है। कुछ अलग भी लिखना होता है, ठीक है ना, एक ही जैसे मत लिखिएगा, कुछ अलग लिखिएगा। अवतरित यहाँ पर है। हो गया आपका ये संदर्भ। संदर्भ में कुछ नहीं करना होता, चैप्टर का नेम और लेखक या फिर जो रचयिता है वही लिख देना होता है। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पर साइड में बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए कैसे लिखना है, लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। सेम इसी तरीके से आपको लिखना है, अच्छे तरीके से राइटिंग में। अगर आपकी हैंडराइटिंग नहीं सुधर रही है तो जाकर मेरा एक और चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टैलेंट स्टडी। उस पर हैंडराइटिंग की वीडियो 20 लाख स्टूडेंट देख चुके हैं, तो जाकर वहां से हैंडराइटिंग आप यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये अब देखिए क्या कर रहे हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, पद्यांश वाला जो होता है यहाँ पर ये ब्रज भाषा में भी दिया होता है, अवधी भाषा में भी दिया होता है, कोई कोई खड़ी बोली में भी होता है। तो ये जो आपका ब्रज भाषा में दिया है, तो इसका भी व्याख्या बहुत ज्यादा आसान होता है। देखिए कैसे व्याख्या करना है। सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर कौन कह रहा है, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, ये उद्धव मन भय न 10-20, उद्धव जी से कहती है गोपियाँ कि हे उद्धव, हमारा मन कोई 10-20 नहीं है, यानी कि हमारा मन 10-20 नहीं है, सभी के तरह हमारे पास भी एक ही मन है, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, ये खू तो सो गयो श्याम संग को और अवधेश, यानी कि एक ही मन है जो श्याम के साथ यानी कि श्री कृष्ण के साथ चला गया है को और आधेश। अब हम किसकी आराधना करें, यानी कि अब हम किस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। इंद्र शिथिल भई के सब, यानी कि श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई है, यानी कि शांत पड़ गई है हमारे नेत्र। जो देह बिनु शीश, यानी कि जिस प्रकार देह यानी कि शरीर बिनु शीश हो जाता है, बिना सिर के प्राणी की दशा जो होती है वही दशा हमारी हो गई है, ठीक है ना। आशा लगी रही तन श्वासा जीवही कोटि बरिस, यानी कि उनके आने की आशा के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं।
बस इसी तरीके से आपको व्याख्या लिख देना है। जो भी अंडरलाइन किया गया बस यहीं तक आपको व्याख्या करनी होती है, बस इस तरीके से ही आपको व्याख्या करनी होती है, ठीक। उसके बाद 3 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए। यहाँ पर इसमें ही जो कृष्ण की जो गोपियों की बातें हैं वो कृष्ण तक पहुँचाने के लिए उद्धव जी मथुरा मथुरा से गोकुल आए थे। तो यही आसान तरीके से आप बता देंगे, एकदम आसान तरीके से, इसी तरीके से आपको करना है। 3 नंबर यहाँ पर बनाकर यहाँ पर साइड में और लिख दीजिएगा प्रश्न का उत्तर जो भी हो। तो आज की इस वीडियो में आप ये देख ही लिए कि कितना आसान तरीके से आपको समझा दिए गद्यांश और पद्यांश हल करना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, रिसेंट की वीडियो अभी वॉच कीजिए और पास्ट की वीडियोज भी हैं जो उसको वॉच कर लीजिए। आपका यहाँ पर उस दिन की वीडियो में आपका 90% के टारगेट से तैयारी कराए हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि बहुत बेहतरीन तैयारी हुई है। यहाँ पर हमारा 90% उससे आ ही जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।